रामगढ़ का एक लड़का जिसका नाम नरेंद्र था, जो विदेश में नौकरी करता था। 5 साल बाद जब नरेंद्र अपने गांव आ रहा था तो एयरपोर्ट से वह अपने गांव जाने वाली बस स्टैंड गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसकी गांव जाने वाली गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी थी। लोगों ने उसे बताया कि गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर निकली होगी, आप चाहे तो गाड़ी पकड़ सकते हैं। फिर उसने स्टेशन से बाहर निकलकर एक 3 व्हीलर वाले को गाड़ी पकड़ने के लिए कहा और फिर उसने आखिरकार गाड़ी पकड़ ली। अब जैसे ही वह गाड़ी के अंदर गया, गाड़ी पर कोई सीट उसे दिखाई नहीं दी। गाड़ी के कंडक्टर ने उसे पीछे की ओर जाने का इशारा किया। नरेंद्र गाड़ी के पीछे वाली सीट की तरफ गया तो उसे वहां एक सीट मिल गई। उसके बगल वाली सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। सफर काफी लंबा था, इसलिए उस युवती ने अपने मुंह पर रुमाल रख शायद सो रही थी। नरेंद्र ने देखा तो उसने उसे डिस्टर्ब किए बिना ही चुपचाप उसकी बगल वाली सीट में बैठ गया। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए नरेंद्र को भी नींद आने लगी। उसने भी अपनी आंख बंद करके सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी ही थी कि उसकी कंधे पर उस युवती का सर आ जाता है और फिर नरेंद्र असहज सा हो जाता है। फिर उसने उसका सर उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन शायद वह युवती काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसको मालूम नहीं लग पाया उसका सर किसी के कंधे पर टिका है। अब नरेंद्र ने सोचा कि उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। नरेंद्र के साथ इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए उसे यह सब अच्छा लगने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद जब उस महिला की आंख खुली तो देखती है कि मेरा सर तो बगल में बैठे आदमी के कंधे पर है, तो उसको काफी अटपटा सा लगा और उसे शर्म भी आने लगी कि मैं इस तरह कैसे सोच सकती हूँ, यह आदमी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। इतने में नरेंद्र भी जाग जाता है और वह उस महिला को असहज सा महसूस करते हुए देखता है, तो कहता है कि आप काफी गहरी नींद में थी, शायद इसलिए आपका सर मेरे कंधे पर आ गया। मैंने आपको उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन शायद आपको पता नहीं लग पाया। फिर युवती शर्माते हुए नरेंद्र से क्षमा मांगती है, लेकिन नरेंद्र कोई बात नहीं कहकर बात को यहीं पर टाल देता है। फिर दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर यूं ही बातों बातों एवं हंसी मजाक में कब सफर की मंजिल आ गई पता ही नहीं चला और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन जब नरेंद्र अपने घर पहुंचा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, जबकि वह काफी समय बाद अपने घर आया था, फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वह अपने घर पहुंचा तो जरूर था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी स्टेशन पर लगा हुआ था। सोच रहा था कि यह सफर कितना सुंदर था, शायद कभी खत्म ही नहीं होता तो ठीक था। अब रात भी हो चली थी। नरेंद्र भी अपने कमरे में जाकर सो गया। नींद किसको आनी थी, वह रात भर तो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे उस युवती की बातें, हंसी ठिठोली इतनी भा गई कि उसका मुखड़ा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही करवटें बदलते कब निकल गई उसको पता ही नहीं लगा। सुबह की 10 बज गई, किंतु नरेंद्र अब गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ गई और नरेंद्र को जगाते हुए कहा कि बेटा, अभी और कितना सोओगे, सुबह की 10 बज चुकी है, अभी तो उठ जाओ। अब नरेंद्र उठ तो जाता है, किंतु उसको यह बात परेशान करने लगी कि उस युवती की का तो बातों ही बातों में पता पूछा ही नहीं, अब उसे कहाँ ढूंढा जाए। फिर नरेंद्र ने उसे काफी ढूंढने का प्रयास भी किया, किंतु वह युवती उसे कहीं नहीं मिली। नरेंद्र की छुट्टी भी अब खत्म होने वाली थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी छुट्टी खत्म होने वाली है, पर तुम अपने नाना नानी को मिलने नहीं गए। उसका मन जाने का नहीं था, लेकिन माँ ने कहा है तो जाना पड़ेगा। अब वह अपने नाना नानी के घर जाने के लिए फिर से उसी स्टेशन में गाड़ी पकड़ने के लिए गया। गाड़ी अभी लेट थी, इसलिए उसने सोचा कि नाना नानी के लिए कुछ सामान व मिठाई खरीद आता हूँ। लेकिन जिस दुकान पर मिठाई खरीदने गया हुआ था, तभी वहां से उसे वही युवती अपनी सहेलियों के साथ सामने से आते हुए दिखाई दी। नरेंद्र ने सोचा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, किंतु थोड़ी ही देर बाद उसका वह भ्रम भी दूर हो गया। यह कोई सपना नहीं बल्कि साक्षात वही नवयुवती अपनी सहेलियों के साथ चली आ रही है जो स्टेशन पर मिली थी। फिर क्या था, उसने वहीं पर अपना सारा सामान छोड़कर उसके पीछे चल दिया, जो कि उसी स्टेशन पर जा रही थी।
नरेंद्र उसका पीछा करता हुआ उसके करीब पहुंच गया। अकस्मात नवयुवती की निगाहें नरेंद्र को पहचानी और फिर शर्माते हुए तेज कदमों से आगे निकल गई। नरेंद्र अब और बेचैन हो गया। उसके मिलने की चाह में उसने सारा सामान दुकान में ही छोड़ के आ गया। इतने में स्टेशन से जिस गाड़ी में वह अपने ननिहाल जाने वाला था, जाने के लिए तैयार थी, तभी उसको ख्याल आता है कि अरे, मैंने तो अपना सारा सामान दुकान में ही छोड़कर आ गया। फिर वह तेजी से दुकान की तरफ जाता है और सामान लेकर के वापस आता है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी निकल गई और वह युवती भी नहीं दिखाई दी। शायद वह भी जा चुकी थी। फिर उसे बड़ा दुख हुआ कि उस युवती के चक्कर में गाड़ी भी छूट गई, लेकिन फिर वह दूसरी गाड़ी पकड़ के अपने मरे हुए मन से वह अपने ननिहाल की ओर चल दिया। शाम होते ही वह अपने ननिहाल पहुंच गया और अपने नाना नानी से मिला। उसके नाना नानी उससे मिलकर के बहुत खुश हुए। नरेंद्र के नाना नानी बूढ़े थे, इसलिए वे बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे। उनकी अन्य कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह नरेंद्र को बगल में लगी चरपाई में बैठने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही नरेंद्र चारपाई में बैठा, तभी हाथ में पानी का गिलास लिए हुए वही चेहरा सामने से उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। यह सब देख करके नरेंद्र के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा, क्या वास्तव में मैं कोई सपना देख रहा हूँ या हकीकत? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह तुरंत चारपाई से उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नानी कहती है, नरेंद्र, यह कविता है, ये यहाँ पर किसी सरकारी विभाग में नौकरी करती है। इसके पिताजी भी तेरे नाना जी के साथ ही नौकरी करते थे, तभी से उनकी जान पहचान थी। अब उनकी बेटी की नौकरी भी अभी कुछ समय पहले यहीं पर लगी है, इसलिए ये यहाँ पर आई है। तो इसके पिताजी के कहने पर हमने इसे अपने साथ ही रखा है। अब हमारा भी तो कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम इसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। यह हमारी बहुत सेवा करती है, बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। यह सब सुनकर के नरेंद्र के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल तो बाग बाग हो गया। अब तो नरेंद्र से रहा नहीं जा रहा था। बस सोच रहा था कि कब मैं इससे बात कर सकूं। किंतु वहां पर नाना नानी थे, इसलिए बात होना मुश्किल था। लेकिन उसने अब रात का इंतजार करना उचित समझा। किसी तरह रात को मैं इससे बात कर पाऊं और इसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रख सकूं। तभी नरेंद्र की नानी ने नरेंद्र से कहा, बेटा, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। इतना सुनते ही नरेंद्र तुरंत उठकर घर के अंदर चले जाता है। फिर उसकी नजरें घर के अंदर कविता को ढूंढने लगी। तभी सामने से कविता टॉवल लेकर आ गई। नरेंद्र के हाथ में टॉवल थमाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान से कहने लगी, लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। नरेंद्र ने एकटक उसकी चेहरे की ओर देखकर उसके हाथ से टॉवल लेकर के वॉशरूम की ओर चले जाता है। उसे लग रहा था, यह सब कैसे हो गया? जिसको ढूंढने के लिए मैं गली गली भटका, आखिर में वह तो मेरे ही घर में मिली। लेकिन अब वह बहुत खुश था। अब नरेंद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया और सीधे किचन की ओर गया, जहां कविता रसोई बना रही थी। नरेंद्र उसे देखकर अब ऐसा खिल गया जैसे बसंत आने पर प्रकृति खिल जाती है। एक सुंदर और दिव्य नजारा जिस प्रकार हो जाता है, इसी प्रकार नरेंद्र का मन और शरीर झूम रहा था। उसके रोम रोम खिल रहे थे। फिर वह कविता से कहता है कि मैं आपके साथ कुछ हेल्प करूं, लेकिन कविता खुद बना लूंगी कहकर कहती है कि आप आराम से नाना नानी के साथ बैठकर बातें करो। लेकिन नरेंद्र फिर भी वहीं उसके साथ खड़ा रहा और बातें करता रहा। फिर काफी देर तक यूं ही बातें चली और इतने में खाना भी तैयार हो गया। और अब फिर रात को सभी लोग खाना खाकर सो गए। लेकिन नरेंद्र अब सोच रहा था कि शादी की बात किस तरह की जाए। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अंत में उसने अपनी नानी से बात करना उचित समझा और अपनी नानी को सारी बात बताई। नानी भी इस बात को सुनकर खुश हुई। फिर नरेंद्र के नाना जी ने कविता के घर जाकर उसके माता पिता के सामने नरेंद्र की शादी का प्रस्ताव रखा। कविता के परिवार वाले इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके। प्रस्ताव सुनते ही उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी।
किंतु दोनों आपस में विचार विमर्श कर ले, एक दूसरे से पूछ ले तो बात आगे बढ़ाई जाए। कविता की माँ ने बेटी की राय जाना। कविता भी नरेंद्र को मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए उसने भी सहज भाव से विवाह की सहमति दे दी। अब क्या था, दोनों परिवारों के बीच में रजामंदी हो गई। नरेंद्र और कविता का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब शादी तक दोनों दिन गिनने लगे। ब्राह्मण द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त पर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी कार्य शांत और खुशहाल तरीके से पूरे हुए। अब वे दोनों बहुत खुश थे और खुशहाली से वैवाहिक जीवन को जीने लगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल चंद्रा जी की डायरी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम आप तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए निवेदन है कि हमें सपोर्ट कर अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की रोचक कहानियां एवं मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो लाने में मोटिवेट बने रहें। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।